गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए 5 जून को इसकी परीक्षा है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टेस्ट नंबर 10। और पहला प्रश्न क्या है, लेटेराइट सॉइल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। लेटेराइट मृदा के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, यह मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं और यह उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निक्षालन क्रिया का परिणाम है। यह कौन? लेटेराइट मिट्टी। इन मृदाओं में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की अधिकता होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की कमी होती है। और लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। 2013 से लेकर अगर 21 की बात करें तो यूपीएससी सिविल सेवा में 2 बार लेटेराइट मिट्टी से प्रश्न बन चुका है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। चूँकि उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं तो इतनी ज़्यादा वर्षा के कारण नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी हो जाती है। इनमें सब निकल जाता है बहकर, तो अधिकता नहीं, कमी होती है। और लौह ऑक्साइड और पोटास की इसमें अधिकता होती है। उल्टा लिख रखा है यह स्टेटमेंट, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। इसीलिए लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, तो चौथा भी गलत है। और यह उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा होने के कारण तीव्र निक्षालन क्रिया का परिणाम है लेटेराइट मिट्टी। तो पहला दूसरा ही करेक्ट है। थर्ड से 2 कट जाते, फोर्थ से 4 वाला अगर पता होता आपको तब सारा आंसर मिल जाता आपको। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती लेटेराइट मिट्टी। कुछ खास चीज़ों की इसमें खेती होती है बस, जैसे काजू हो गया, टपिकोया हो गया, ये सब। तो लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट जो है लैटिन शब्द लेटर से बना है। शाब्दिक अर्थ है इसका ईंट। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। यह उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा होने के कारण तीव्र निक्षालन क्रिया का परिणाम है। अब देखिए, इन मृदाओं में जैव पदार्थों जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, अधिकता नहीं होती। अधिकता किसकी होती है? लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। इसलिए लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया अपना। अब देखिए, मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए और उपजाऊ बनाने के लिए इन मिट्टी में खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में जो है लेटेराइट मृदाएं काजू जैसे वृक्षों की खेती के लिए उपयुक्त हैं। अब आ जाइए लवणीय मृदा पर। लवणीय मृदा के संदर्भ में विचार करना है। लवणीय मृदा में भारी मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जिस कारण ये अनुर्वर होती है। लवणीय मृदा शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। कौन सा सही है? देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। लवणीय मृदा से रिलेटेड सी है इसका आंसर। तो लवणीय मृदा की बात करें तो लवणीय मृदा में भारी मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं और इस कारण यह अनुर्वर होती है। किसी भी प्रकार की वनस्पति के लिए उपयुक्त नहीं होती लवणीय मृदा। देखिए, शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा अधिक होती है। यह शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। ठीक है, चाय के लिए मत सोच लेना, वो अम्लीय मिट्टी है। अब आ जाइए जलोढ़ मिट्टी, इसको बोलते हैं एलुवियल सॉयल। सबसे ज़्यादा भारत में यही है। तो 2 स्टेटमेंट है इसके बारे में। इन मृदाओं में पोटास अधिक किंतु फॉस्फोरस की कमी होती है। और गंगा के निचले और मध्यवर्ती मैदानों में ये मृदाएं दोमट और चिकनी होती हैं। क्या ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एलुवियल सॉइल से रिलेटेड, और सी है इसका आंसर। तो जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल उत्तर के मैदानी भागों और नदी घाटियों में जो है व्यापक रूप से फैली हुई है। ये मृदाएं देश के संपूर्ण क्षेत्रफल के 40% भाग को ढकती हैं। ये नदियों और सरिताओं द्वारा लाई गई और जमा की गई निक्षेपित मृदाएं हैं। राजस्थान के संकरे गलियारे से होते हुए गुजरात के मैदान में विस्तारित हैं और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये पूर्वी तट के डेल्टा और नदी घाटियों में पाई जाती हैं। सामान्यतः ये पोटास समृद्ध होती हैं, लेकिन फास्फोरस की इसमें कमी होती है। देखिए, गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदानों में खादर और बांगर नाम की 2 मुख्य मृदाएं विकसित हुई हैं और हर साल बाढ़ों के द्वारा
निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर, इस चीज़ को याद रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या खादर कहा जाता है, पुरानी को बांगर। ठीक है, बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ है जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियम युक्त कंकड़ होता है। ठीक है, देखिए ये मृदाएं गंगा के निम्न और मध्यवर्ती क्षेत्रों और ब्रह्मपुत्र घाटी में अधिक दोमट और चिकनी होती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट था हमारा। और पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू घटक कम होता जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और जलोढ़ मृदा का रंग जो है वो हल्के भूरे से क्षारीय भूरा तक होता है और इसका रंग निक्षेप की गहराई पर, पदार्थ की प्रवृत्ति पर और इसको परिपक्व होने में लगी अवधि पर निर्भर करता है। नंबर 4 पर आ जाइए। ICAR के वर्गीकरण के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्गीकरण के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? एनसेप्टिसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल, वर्टीसोल। एनसेप्टिसोल भी, एंटीसोल भी, अल्फीसोल भी, वर्टीसोल भी, ये सारी की सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं ICAR के अनुसार। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नियंत्रण के तहत एक संस्थान राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना ब्यूरो ने भारतीय मृदा पर काफ़ी अध्ययन किया है और मृदा का अध्ययन करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय बनाने के प्रयास ICAR ने संयुक्त राज्य कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को उसके स्वभाव और चरित्र के आधार पर वर्गीकृत किया है। एक आसान सा प्रश्न है, बेलाडीला और डल्ली राजहरा में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? लौह अयस्क का। तो कौन से स्टेट में है ये? कौन से स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला और दुर्ग जिले में डल्ली राजहरा मुख्य लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं। मैच कर दीजिए इनको। निम्नलिखित बंदरगाहों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए तो जरा। यह है बंदरगाह यानी पोर्ट और स्टेट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एन्नौर पोर्ट, मुरमुगांव पोर्ट, पारादीप पोर्ट। पारादीप तो पढ़ा ही होगा सबने, ल्यूसेंट तक में तो दे रखा है। पारादीप उड़ीसा में हो गया, मुरमुगांव गोवा में हो गया, एन्नौर हो गया महाराष्ट्र में, नहीं एन्नौर हो गया तमिलनाडु में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। वैसे तो 4 से 4 का 2, पारादीप उड़ीसा 4 का 2 जिसमें होगा उसी से एलिमिनेट हो जाएगा पूरा ये। ठीक है, डी हो गया इसका आंसर। चलिए, फुटलोज उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसे बिना विशिष्ट लाभ के किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। फुटलोज उद्योग को सामान्यतः इसमें अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता नहीं होती। फुटलोज उद्योग में परिवहन लागत कुल लागत का एक छोटा सा हिस्सा होता है। बताइए कौन सा करेक्ट है? फुटलोज उद्योग की बात करें तो देखिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब फुटलोज उद्योग ही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बिना विशिष्ट लाभ के किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। सामान्यतः इसमें कुशल श्रमिक की तो आवश्यकता चाहिए भाई, इसमें गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। फुटलोज उद्योग में परिवहन लागत कुल लागत का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ये सही है। तो पूछा क्या? करेक्ट पूछा है ना, तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा, यहाँ 2 है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, 1 और 3। तो फुटलोज उद्योग एक ऐसे उद्योग के लिए एक सामान्य शब्द है जिसे संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी और उपक्रम जैसे उत्पादन के कारकों से प्रभावित किए बिना किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। इसके उत्पाद उच्च मूल्यवर्धन वाले और आकार में छोटे होते हैं, इसलिए परिवहन लागत कुल लागत का केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। तीसरा भी सही है। देखिए, इन उद्योगों के लिए आमतौर पर बहुत कम उत्पादन स्थान की आवश्यकता होती है और साथ ही आमतौर पर कम प्रदूषणकारी होते हैं ये उद्योग। इसमें अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कुशल श्रमिकों को आकर्षित करते हैं। ये उद्योग विश्वविद्यालय के निकट स्थित होते हैं जहां आवश्यक कुशल श्रमिकों के रहने की संभावना होती है। तो दूसरा वाला गलत। देखिए, ये वहाँ अवस्थित होते हैं जहाँ परिवहन संपर्क अच्छे होते हैं। उदाहरण के तौर पर समझें तो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, IT, हीरा कटिंग, घड़ी आदि।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा से लोहा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और सिविल सर्विसेज भी 2-3 बार कर चुकी है 10 वर्षों में पिछले। अगर 4 में से एक पूछे ना सबसे ज़्यादा तो कुकिंग कोल लगा देना, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा भी है केवल एक। लेकिन लोहा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल तो कुकिंग कोल भी है, चूना पत्थर भी है, डोलोमाइट भी है, मैग्नीज भी है, सारे के सारे हैं ये डी 1 2 3 4। तो देखिए लोहा और इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल लोह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्नि सह मृत्तिका आदि की आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल स्थूल होते हैं यानी भार ह्रास वाले, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के निकट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नाभिकीय खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में यूरेनियम अयस्क नहीं पाए जाते। भारत थोरियम भंडार में समृद्ध है। क्यों नहीं है भाई यूरेनियम? भारत में है यूरेनियम, गलत है पहला स्टेटमेंट। थोरियम के तो हैं प्रचुर भंडार, तो दूसरा वाला सही है, केवल पहला गलत है। तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं यूरेनियम और थोरियम, और भारत के धारवाड़ चट्टानों में यूरेनियम का निक्षेप मिलता है। भौगोलिक दृष्टि से यूरेनियम अयस्क सिंह भूमि ताम्र बेल्ट के साथ अनेक स्थानों पर पाया जाता है भारत में। उदाहरण के तौर पर समझें तो राजस्थान के उदयपुर में, अलवर में और झुंझुनू जिलों में यूरेनियम है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में यूरेनियम है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में यूरेनियम, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी यूरेनियम है। थोरियम की बात करें अब। थोरियम मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के तट के किनारे समुद्र तट के रेत में पाई जाने वाली मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। विश्व के सबसे अधिक थोरियम निक्षेप की बात करें तो भारत में केरल के पलक्कड़ और कोल्लम जिलों में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, उड़ीसा में महानदी डेल्टा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित है? ये है खनिज, ये है खाद्यान्न। बॉक्साइट के सामने लोहरदगा, अभ्रक या माइका के सामने कोडरमा और कोयले के सामने झरिया। कोयला झरिया झारखंड सही है, अभ्रक कोडरमा भी तो सही है, 2 और 3। बॉक्साइट लोहरदगा भी तो सही है, सारे के सारे सही हो गए, तो 1 2 3 डी। तो बॉक्साइट की बात करें तो एल्युमिनियम निर्माण में उपयोग किया जाता है बॉक्साइट, जो एक अयस्क है। बॉक्साइट मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाए जाते हैं और प्रायद्वीप भारत के पठार या पहाड़ी पर्वत पर तथा साथ ही यह देश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली लेटराइट चट्टानों से जुड़ा हुआ है बॉक्साइट। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। कालाहांडी, संबलपुर, बोलांगीर, कोरापुट ओडिशा के जो है प्रमुख खनन केंद्र हैं बॉक्साइट से रिलेटेड। लोहरदगा में झारखंड का पाट क्षेत्र इसके निक्षेप में समृद्ध है, और गुजरात में भावनगर, जामनगर में बॉक्साइट है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पठार में बॉक्साइट निक्षेप है, और मध्य प्रदेश के कटनी जबलपुर क्षेत्र में है, और बालाघाट में बॉक्साइट के निक्षेप हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक हैं बॉक्साइट के। अब बात करें अभ्रक या माइका की, तो भारत में माइका जो है झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उसके बाद है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। कोडरमा झारखंड में माइका उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो भारत में कुल अभ्रक उत्पादन या माइका उत्पादन का 50% से अधिक उत्पादन करता है। अब कोयले की बात करें, देखिए कोयला मुख्य रूप से 2 भौगोलिक कालों यानी गोंडवाना और तृतीयक निक्षेपों के चट्टानी अनुक्रमों में प्राप्त होता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है, अलग से प्रश्न बनता है, और यह झारखंड बंगाल कोयला क्षेत्र में स्थित है। और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कोयला के खानों में रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा हैं। देखिए झरिया की बात करें तो झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसके बाद है रानीगंज। कोयले से जुड़ी अन्य नदी घाटियों में गोदावरी, महानदी और सोन है। सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्रों में मध्य प्रदेश के सिंगरौली, छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा में तलचर, रामपुर और महाराष्ट्र में चंद्रावर्धा, कामठी,
बांदर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के सिंगानेरी और पांडूर हैं। ये मैच वैच करने के लिए पूछ लिया था, ये कहाँ कहाँ, जैसे तलचर कहाँ पर है या किसके लिए, रामपुर उड़ीसा में, ठीक है, कोरबा हो गया छत्तीसगढ़ में, चंदा वर्धा महाराष्ट्र में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी ये सिंगरौली कोयला क्षेत्र का हिस्सा। तो 10 प्रश्न ऐड किए थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।